तो ये सब बातें जो हैं, इससे ये पता लगता है कि उनका जो, जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था, मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन आपके अंदर जो एक आदत है ना कि फला जगह फसाद हुआ इसलिए आपको फसाद करने की आजादी में होनी चाहिए। अगर फला जगह लोगों ने खुदकुशी की तो आपको भी आजादी है कि आप यहाँ भी खुदकुशी करें। तो फिर दावा ना करिए ना कि आप बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट किया, आपने किसानों का बड़ा काम किया। 2002 आपने, मोदी जी तो अपनी तकरीरों में बहुत कुछ कहते हैं कि उन्होंने जबरदस्त किसानों के लिए काम किया। गुजरात के अंदर गंगा बह रही है, दूध की लहरें बह रही हैं। आज उन्होंने कहा कॉटन का एक्सपोर्ट होना चाहिए, मटन का नहीं होना चाहिए। समित पात्रा जी, आपको बता दूं, जरा मोदी जी को जाके बता दीजिएगा, समित जी बता दूं मैं आपको कि मटन का एक्सपोर्ट करने वाला, सुन तो लीजिए जी, मटन का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उसका ताल्लुक गुजरात से है, इसको मत भूलिएगा। छोटी सी एक जानकारी आपको दे रहा हूं, मोदी जी के कान में भी बता दीजिएगा। मेरे को लगता है कि ऑडियो में बहुत देर से जा रहा है, मगर मैं अभी बता दूं कि आपको अगर मोदी जी तक मटन की एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो गुजराती है। मोदी जी तक कोई खबर पहुंचाना है, स्वागत है आपका बीजेपी में, बहुत लोग आपके आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है, मगर ये मैं ह्यूमर में कह रहा हूं। मैं मटन के विषय में अगर कहूं तो आप बांग्लादेश के बॉर्डर में जो काम हो रहा है इसके विषय में जरा चिंता करे। ट्रक लोड होके गौमांस जा रही है, इसके लिए चिंता करिए, दुखद विषय है, और मोदी जी तक खबर पहुंचाने के लिए आपका स्वागत करता हूं मैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं तो आपके जरिए पहुंचा रहा हूं, टेलीविजन पर बैठा हूं, हो सकता है वो देख भी ले, लेकिन कुछ बोलने से पहले जानकारी लेना जरूरी होता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बड़ा जो गोश्त का कारोबार हो रहा है वो बांग्लादेश के बॉर्डर में हो रहा है, गौमांस का हो रहा है। मोदी जी के इतिहास को लेकर सिर्फ वीम अफजल साहब भी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी उठाए आज, वो पोलराइजेशन की तरफ ले जा रही है। चलिए उस पर हम बात करेंगे। लिखे आदमी हो, जेएनयू के पढ़े वो, कुछ थोड़ा तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई का ख्याल रखिए। आप भी वही बात कर रहे हो। ये जो आपने कहा कि मैं पढ़ लिख के बोलूं तभी मैंने ऑथेंटिक डाटा दिया आपको। मांस जो है डाटा आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ा मांस का कारोबार कहाँ होता है। आप वहाँ गुजरात ले जा रहे थे तो मैं आसाम ले गया। रखिए, आप सबसे बड़े कारोबार जो आसाम में चल रहा है आप गुजरात ले जा रहे हैं। राजनीति जाएगी नहीं, डेवलपमेंट, विकास कुछ नहीं है। आपका एक एजेंडा है, इस देश को बांटना है और बांटने के नाम पर इलेक्शन करना है। आप जैसे सच्चाई आपके सामने आ जाती है तो आप वो सेक्युलरिज्म वाला बाजा बजाना शुरू कर देते हैं कि देश का पोलराइजेशन हो गया, अब देखो देश बढ़ जाएगा। आपने मटन के विषय में पूछा, मांस के विषय में मैंने ऑथेंटिक डाटा दिया। बस टॉपिक वो है नहीं। डिबेट रख लीजिए, आपकी आंखें खोल दूंगा मैं, इतना स्टडी है मेरी उसके ऊपर। गऊ कहाँ जाती है, कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन बाहर ले जाता है, कौन। तो अभी कांग्रेस खोल नहीं सकती है, पूरी तरह से बंद हो गई है कांग्रेस। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, और जो थोड़ी बहुत बची है वो 2014 मई में हो जाएगी। गौ माता का नाम लेकर के, मीट एक्सपोर्ट की बात करके, कॉटन की बात करके आप क्या दिशा देना चाहते हैं इलेक्शन को, ये पूरा देश खुले आंखों से देख रहा है। मीम साहब, ये डिबेट तो आप ही ने शुरू किया था मांस वाला, मैं तो शुरू भी नहीं कर रहा था, मैं तो वेजिटेरियन बना हुआ था, आप ही नॉन वेजिटेरियन बन गए थे। यहाँ पे बताइए, हमारी आंखें पहले से खुली हुई हैं, हम तो वो राजनीति करते ही नहीं। चलिए, राजनीति आप ही को मुबारक हो, हम तो करते ही नहीं ये राजनीति। चलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। जरा आज राहुल गांधी ने, नीम अफजल साहब, राहुल गांधी ने भी आज मोदी के ज्ञान को लेकर सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर वो पहुंचे। आपके इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने जी आपकी बात सुनेंगे। जरा आपकी पार्टी के ही आला नेता ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनने। आज वो टांडा पहुंचे और सेना के पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की, तो धर्मशाला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना तो साधा ही। राहुल के अंदाज भले ही सख्त हो, लेकिन आज भी मुद्दे कमोबेश वही रटे रटाए नजर आए। नियत मेरी साफ है और मैं दिल से आपको पूरा अपना सपोर्ट दे सकता हूं। ऐसा टाइम आएगा जब मैं आपकी आसानी से मदद कर सकता हूं। पॉलिटिक्स कर पाऊंगा। अपनी नियत को लेकर राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं। वजह साफ है कि 2014 के रण में कांग्रेस ही नहीं बल्कि राहुल की सियासी साख भी दांव पर लगी है। इस बार राहुल ने लड़ाई जीतने के लिए रैलियों के अलावा चौपाल लगाने की नई तरकीब की शुरुआत की है। हिमाचल के टांडा में पूर्व फौजियों के साथ चौपाल लगाकर राहुल ने राजनेताओं को लेकर लोगों के टूटते भरोसे की वजह बताई, तो साथ ही ये भी जता दिया कि कम से कम वो उस सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। राहुल ने कुछ अपनी कही, कुछ फौजियों की सुनी। अगर साथ में वेतन आयोग में तीनों सेनाओं के अंगों का को मुखिया उसमें सदस्य हो तो हमें उम्मीद है कि आपकी अध्यक्षता में हमें इंसाफ मिलेगा।
राहुल के पास सबसे बड़ा हथियार है वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा करना। जाहिर है वो इसे बताना नहीं भूलते। सच बात यह है कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी से ये बात कही तो डिसीजन उन्होंने 2 मिनट में लिया। फौजियों के साथ राहुल की नजर आधी आबादी के वोट पर भी है। सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर से लेकर महिला आरक्षण और चुनाव में टिकट तक हर नुस्खा आजमा रहे हैं कांग्रेस के युवराज। मैं आपको एक वायदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी आपको लोकसभा और विधानसभा के अंदर डाल के दिखाएगी। मजा आ रहा है आपसे बात करने में, तो गर्मी लग रही है। तो जो कांग्रेस पार्टी राहुल अपने लिए हमदर्दी पैदा करने की कोशिश में जुटे हैं तो विरोधियों पर वार भी कर रहे हैं। टांडा से धर्मशाला पहुंचकर राहुल गांधी ने मोदी को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे दी। अब वो नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस को दे दी, वो सरदार पटेल जी की स्टैचू बना रहे हैं। शायद उन्होंने सरदार पटेल जी के शब्द नहीं पढ़े, शायद उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा। और चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी की 272 प्लस के जवाब में राहुल गांधी भी 200 सीटें जीतने का दावा तो कर चुके हैं, लेकिन कम से कम रैलियों में जुटने वाली भीड़ और वहां बजने वाली तालियां ये सवाल जरूर उठाती हैं कि अपने मिशन को पूरा करने की खातिर राहुल की तैयारियों में कितना दम है। टीम न्यूज़ नेशन। और किस प्रकार से चलिए, तो आज मोदी ने जय किसान का नारा दिया, तो आज राहुल जवानों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आए। वन रैंक वन पेंशन का काम उन्होंने किया है, ये बताना भी नहीं भूले। राहुल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। राहुल जी, आपको राहुल के अंदाज में कुछ संजीदगी ऐसा लगा कि वाकई में उसी दमखम के साथ वो जय जवान कर रहे हैं, उसी कन्विक्शन के साथ वो जय जवान कर रहे हैं? नहीं, संजीदगी तो राहुल की बातों में हमेशा दिखती है। ये दिखता है कि वो थोड़े दिल से बात कर रहे हैं, एक सिंसेरिटी उनकी बातों में दिखती है। लेकिन वो काफी नहीं है। उनकी बातों में जो चीज नहीं दिखती वो स्पष्टता कई बार नहीं दिखती, नई सोच उसमें कई बार नहीं दिखती। हम पाते हैं कि वो कांग्रेस की पुरानी उपलब्धियों को, पुरानी विचारधारा को, लगभग उसी को कुछ अपने तरीके से कहने की कोशिश करते रहते हैं। कोई नया बड़ा विचार, कोई समाधान वाली बात, भविष्य को बनाने और निर्माण करने वाली चीज उनकी बातचीत में थोड़ी कम होती है। अब देखिए, जहां तक अब वन रैंक वन पेंशन वाला सवाल है, 10 साल से उनकी पार्टी सरकार में थी, 9 साल से वो सांसद हैं और 10 साल से भी ज्यादा समय से सेना के लोग इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि 10 साल आप संसद में रहते हुए और दूसरे नंबर 2 के सबसे शक्तिशाली आदमी रहते हुए और आपकी पूरी पार्टी और आपकी सरकार क्या करते रहे, और ये फैसला आपके कहने के 2 मिनट बाद ही आज चुनाव के समय हुआ, इसका क्या मतलब? जी चलिए, तो ये सवाल हम मीम अफजल साहब से पूछ लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, सवाल वाजिब है, अगर आज आप जय जवान कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वन रैंक वन पेंशन दिलाने के लिए कि 2 मिनट में कर दिखाया, तो 10 साल में क्यों नहीं कर दिया? देखिए पीनाज जी, पिछले 10 साल में हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे थे उनको एक एक करके हमने पूरा किया। मैं 8, 10, 15 अभी नाम ले सकता हूं, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन आप जानती हैं, आरटीआई से लेकर के आज तक, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू आरटीआई हो, राइट टू एजुकेशन हो, या लैंड एक्विजिशन की बात हो, सब चीजें हो, मैं उन सबको मैं गिनवाऊंगा, वो भी हमने किए हैं। वो जी मैं वही कह रहा हूं। ये बात सही है कि अभी राहुल जी से जब लोग मिलते हैं और उनको समझाते हैं तो कम से कम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अभी जो 2 क्लिप दिखाई, एक राहुल जी की दिखाई और एक दूसरों की दिखाई, जी, तो उससे एक बात तो स्पष्ट रूप से होती है कि कम से कम राहुल जी में ये हौसला तो है कि कॉमन लोग के दरमियान जाके चौपाल पर बैठकर न सिर्फ ये कि उनको अपनी बात कहते हैं, बल्कि उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। एक नेता वो है जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, तकरीर करते हैं और पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। आज तक न कभी किसी पत्रकार के सवाल का वो जवाब देने को तैयार है, न किसी कॉमन मैन को जवाब आया नहीं तो वो चौपाल लगाने लगे। जी हमारे यहाँ अब अरे आप चौपाल क्यों लगा रही है? रैली भी हो रही है, चौपाल भी हो रही है, चौपाल के लायक ही है। चौपाल से बड़ा वो हैंडल नहीं कर सकते। चाय पिला रहे थे लोगों को, 10-15 लोग 20 करोड़ रुपया आपने चाय पे खर्च कर दिया। आज तक कभी मोदी जी कहीं चाय पीने में 2-4 लोगों से डिस्कशन करते हुए नजर नहीं आए। 2G, CG, कोलगेट जी, सब जी के बाद आप खर्चे की बात मत करिए। आप ये बताइए कि राहुल जी चौपाल से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते। कोई और रिकॉर्ड नहीं है, कोई नया रिकॉर्ड बजाए हैं आप? चौपाल के लिए ही काफी दिनों से बजा रहे हैं, पूरे देश ने सुन लिया।
डेवलपमेंट आप किया नहीं, डेवलपमेंट हमने किया है। मीम साहब